हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज हम समांतर क्रम में सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने श्रेणी क्रम में पढ़ा था, आज हम समांतर क्रम में पढ़ेंगे, यानी इन पैरेलल कनेक्शन देखेंगे हम किसका, सेल्स का। ठीक है, तो सेल्स को पैरेलल में किस तरीके से जोड़ते हैं। सबसे पहले हमें पता है हम सेल को किस तरीके से दर्शाते हैं। ठीक है, सेल को हम एक बड़े डंडे और एक छोटे डंडे से, ठीक है, यानी एक प्लस और एक माइनस, ठीक, और उनके साथ एक हम रेजिस्टेंस जोड़ते हैं जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से सपोज हमारे पास एक दूसरा सेल है, उसका भी प्लस माइनस, ठीक है, उसका आंतरिक प्रतिरोध साथ में, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से दर्शाते हैं। ठीक है, हमें करना क्या है, सारे प्लस जो एक सेल दूसरा सेल उनके प्लस को एक साथ जोड़ना है। ठीक है, फिर इस तरीके से दूसरा ले लेंगे, इसका भी प्लस यहां जोड़ देंगे, यानी सारे प्लस एक साथ और सारे माइनस एक साथ। ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी हमने यहां जोड़ दिया। ठीक है, ये भी आंतरिक प्रतिरोध है। ऐसे हम इसमें हमने अभी 3 लिए हैं। ठीक है, ऐसे सपोज हमने इसमें क्या ले लें, एन ले लें, एक और ले लेते हैं अभी यहां पे। ठीक है, इस तरीके से ये भी इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो हम कर क्या रहे हैं, सबके प्लस को एक साथ जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो सपोज इस तरीके से इसके अंदर कितने हैं, एन सेल है, कितने, एन सेल है। ठीक है, और इन सेलों से जब हमने इन सेलों को क्या कर दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो एक बाहर हम ले लेंगे बाह्य प्रतिरोध आर। जो ये सेल हैं जो हमने इनको समांतर क्रम में जोड़ा है, ये इसको करंट देंगे, करंट आई। ठीक है, इन सेलों को जब हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इससे जो करंट आएगी वो किसको देंगे, बाह्य प्रतिरोध, जो भी हमारा बाह्य प्रतिरोध है। प्रतिरोध यानी हम किसी चीज को चला रहे हो, जैसे बल्ब है, उसको हम इसको करंट दे रहे हैं। ठीक है, और इन सब सेलों का क्या है, ईएमएफ समान है, यानी ई लिख लेंगे सबका। ठीक है, तो यही मैंने यहां पे लिखा है, माना परिपथ में एन सेल हो तथा प्रत्येक का ईएमएफ कितना है, ई है, तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, आर है, तथा एन सेल बाह्य प्रतिरोध आर को क्या दे रहे हैं, धारा भेज रहे हैं। ठीक है, यानी करंट दे रहे हैं। ठीक, तो यही हमने इसमें आपको ऊपर समझाया है। बाकी ये मैंने वही लिखा है कि जो प्लस हैं सारे, उनको एक पॉइंट में, सारे माइनस को एक पॉइंट में आपको जोड़ना है, तो इसको हम समांतर क्रम कहते हैं। तो जब हम समांतर क्रम करते हैं तो उससे क्या होगा, जो हमारा कुल विद्युत वाहक बल होगा, कुल विद्युत वाहक बल, यानी जो ईएमएफ होगा वो कितना हो जाएगा। अब आपको पता है समांतर क्रम में क्या होता है, विभव समान होता है, यानी यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, यहाँ जो होगा, सबका समान होगा, तो इसको लिखेंगे हम ई। जबकि श्रेणी क्रम में कितना हो जा रहा था, ये एन ही हो जा रहा था। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या कर रहे थे, सीरीज में जोड़ रहे थे इस तरीके से, तो सारे क्या होता है, जितने आप जोड़ोगे उतने ही हो जा रहे थे, तो एन ही हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे आपका सेलों का जो होगा कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा। अब आपको पता है ये सब क्या है, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं हम, इस तरीके से जोड़ते थे ना, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं हम, R1 R2 R3 इस तरीके से। तो यहां पे हम क्या ले लें, इसको Rn ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि छोटा आर है ना, यहाँ पे स्मॉल आर से दिखाते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध को, तो इसको लिख लेते हैं हम R1। ठीक है, सपोज ये R1 है, या R2 है, या R3 इस तरीके से है। ठीक है, ये R4 हो गया, तो इस तरीके से ही है, तो ये से ले लें हम R2, ऐसी नहीं, R1 R2 मत लो, क्योंकि ईएमएफ समान है ना, तो सबको R ले लो। ठीक है, ये सब R है, इसको ले ले R, इसको ले लेते हैं R। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखो ऊपर कितने हैं, 1 इस तरीके से, तो इसको हम ले लेते हैं N। ठीक है, और नीचे सबको क्या लिख लेते हैं R, क्योंकि N नंबर तक जाएगा ना, ये ऐसे N तक जाएगा, 1/R प्लस 1/R इस तरीके से N तक जाएगा आपका ये। ठीक है, तो N तक जाएगा, तो इसलिए इसको N/R लिख देते हैं। तो 1/Rn इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये N/R। तो यहां से Rn की वैल्यू अगर आप निकालो तो Rn की वैल्यू कितनी आएगी ये, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो R/N हो जाएगा ये। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Rn की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो इन सबको जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, R/N। ठीक है, तो अब यहां पे हम कुल धारा I बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है कुल ईएमएफ, तो कुल ईएमएफ कितना है इन सब का जोड़ के,
कितना आया था ई, ठीक है। और कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध में कितना आएगा, एक हमारा बाह्य प्रतिरोध है आर और हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है आर अपॉन एन, ये तो ये हमारी कुल धारा यहां से निकल जाएगी, ठीक है। आपको पता है आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है ना, तो वहीं से मतलब जो कुल ईएमएफ है वो ई और टोटल आर, यानी कुल आर कितना है, एक बाह्य प्रतिरोधी है और आंतरिक प्रतिरोध, इन सबको जोड़ के ये आया हमारा, ठीक है। तो ये हमारा कुल धारा आ गया। अब यहाँ पे भी केस बनेंगे जैसे आपका पहले बनता था, अगर आपका आर बहुत बहुत बड़ा है किससे, आर अपॉन एन से, यानी बाह्य प्रतिरोध ये इन सब के प्रतिरोध से यानी आंतरिक प्रतिरोध से कितना है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप क्या करोगे, आर अपन एन को क्या करोगे, नगण्य ले लोगे, ठीक है। तो नगण्य लेने पर, नगण्य मतलब हो जाएगा वो, जब ये बड़ा है तो ये नगण्य हो जाएगा, तो इसको हटा देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू ई अपॉन आर बन जाएगा, ठीक है। और सेकंड केस हम क्या लेंगे, अगर आपका आर जो है बहुत बहुत छोटा है किससे, आर अपॉन एन से, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो अब आप क्या करोगे, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो अब क्या करोगे, आर को नगण्य ले लोगे, आर को नगण्य लेने पर, तो अब आपका फॉर्मूला कितना बन, अब आपका ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू, ठीक है। क्या करोगे, इसको हटा दोगे तो कितना बन जाएगा, ई अपॉन आर अपॉन एन, एन ऊपर चले जाएगा तो एन को मैं यहां लिख देता हूं, और ई अपॉन आर, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब आपका ये बाहर वाला बड़ा था और अंदर वाले रेजिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोध छोटे थे, तो उस समय जो करंट मिल रही थी आपको आई इक्वल टू ई अपॉन आर मिल रही थी, ठीक है। और जब आपका ये आंतरिक प्रतिरोध बड़ा हो गया और बाहर वाला छोटा हो गया, तो उस केस में आपको करंट मिल रही है एन इंटू ई अपॉन आर, ठीक है। यानी यहां से क्या समझ में आ रहा है कि जब आपका बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होगा उस समय हमारी जो करंट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एक सेल के द्वारा करंट मिलेगी, ठीक है। एक सेल से जितनी करंट मिलती थी उतनी ही सारी सेल से मिलेगी, ठीक। और जब आपका बाह्य आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, बाह्य कम हो जाएगा, तो उस केस में हमें क्या होगा, जो करंट मिलेगी वो जितने ज्यादा आप सेल यूज करोगे, मान लो आपने एन सेल यूज कर रखे तो एन गुना करंट मिलेगी, यानी एक सेल से जितनी करंट मिलती है उसमें एन की मल्टीप्लाई कर दो, एन मतलब जितने आपने, अगर 2 यूज करें तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 3 यूज करें तो 3 की मल्टीप्लाई, यानी एन गुनी मिल जाएगी, ठीक है। तो यानी आप समांतर क्रम में तभी इसको यूज करोगे जब आपका क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होगा और बाह्य प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि उस केस में आपको करंट क्या मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। एक सेल से जितनी करंट मिलती थी उसका एन टाइम्स, यानी अगर आपने 2 जुड़े तो दुगनी मिलेगी, 3 जुड़े तो 3 गुनी मिलेगी। और यहां पे क्या हो रहा है, आपने मान लो 100 सेल भी जोड़ दिए तो करंट आपको केवल एक सेल से जितनी मिलती थी उतनी ही मिलेगी, तो इससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। तो यही मैंने आगे आपको समझाया है। तो यहां पे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि सेलों को समांतर क्रम में तभी जोड़ते हैं जबकि बाह्य प्रतिरोध यानी जो आपका आर है वो आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर से क्या हो, छोटा हो, ठीक है। यानी बाहर वाला कम होना चाहिए, अंदर वाला प्रतिरोध ज्यादा होना चाहिए, उस केस में हमें एन गुनी करंट मिलेगी अगर हमें ज्यादा करंट चाहिए, ठीक है। और श्रेणी क्रम में हमने क्या पढ़ा था, आपका इसका उल्टा पढ़ा था, वहां पे आपका आर बड़ा होना चाहिए थे किससे, आंतरिक प्रतिरोध से, ठीक है, उसमें हमें ज्यादा करंट मिल रही थी। तो जब आपका बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होगा तब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, और जब आपका बाह्य प्रतिरोध कम होगा तो आप क्या करोगे, समांतर क्रम में जोड़ोगे, ठीक है। उस केस में आपको ज्यादा करंट मिलेगी, क्योंकि हम सेलों को तभी यूज करते हैं हमें ज्यादा करंट जब चाहिए होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।